वह लड़का जब से वहां पर आया था तब से उसने धमकी दे देकर वहां से सभी पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था, जिससे वापस से उसके मुंह में से धमकी को सुनकर नाइट ड्यूटी कर रहा पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से से अपने हाथों को जोर से डेस्क पर पटका और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए जेल के पास आया और वहां पाका दरवाजा खोलकर गुस्से से वह अंदर गया। वहीं यह देखकर वह लड़का पता नहीं अचानक से उसकी आंखों में डर गया था। वह पुलिस वाला बड़ी ही खतरनाक आंखों से उस लड़के को गुस्से से घूरते बोला, चुप कर अमीर बाप के बिगड़े हुए शहजादे, तब से परेशान करके रख दिया है। आखिर समझता क्या है तू खुद को? यहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा है क्या तू? तू जानता भी है कि तूने पंगा किससे लिया है? हमें हटाने की बात करता है। अगर अब अपने मुंह से एक और शब्द बाहर निकाला ना, ये डंडा तेरे देख रहा है ना, तेरी इससे ही अच्छी तरीके से खातिरदारी होगी। यहाँ पर आकर पुलिस को समझ कर रखा है तूने, हाँ? पुलिस स्टेशन है ये, यहाँ तेरा महल नहीं, समझा? इसीलिए मुंह बंद रख। मुझे अपने तरीके से मुंह बंद करने का मौका मत दे, समझा? जिस पर उस लड़के के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस उस पुलिस वाले को किसी पप्पी के पिल्ले की तरह देख रहा था। ये देखकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए वहां से बड़बड़ाते हुए बाहर जाते हुए कहा, साला पुलिस स्टेशन को अपनी बाप की जागीर समझ रखा है। और वह वापस से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया था और फिर बार बार कॉल को अटेंड कर रहे पुलिस वालों से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है कॉल उठाने के या बात करने की। इसका बाप इतना ही बड़ा नेता है ना, तो खुद आकर पुलिस स्टेशन में देखने आए। जिस पर सभी ने कॉल्स को उठाना भी बंद कर दिया था। वहीं वह पुलिस इंस्पेक्टर अपने काम में वापस से लग गया था। वहीं वह शर्टलेस लड़का अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बांध कर अपने गुस्से में रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, एक बार यहाँ से निकल दे, फिर बताता हूँ मैं तुझे कि मैं आखिर किस खेत की मूली हूँ। जिस पर उसके दोस्त उसे ही देख रहे थे। वहीं वह लड़का गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, आखिर पापा को आज इतना टाइम लग क्यों रहा है? मैं क्या यहाँ पर पूरी रात गुजारने वाला हूँ? और उसने अजीब तरीके से उन सलाखों और वहाँ की दीवारों को गुस्से से घूरा। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग अंदर आए। उन सभी लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी उनके बीच से एक सफ़ेद कलर का कोट पैंट पहने हुए एक नेताजी आदमी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पर्सनालिटी के साथ उस पुलिस स्टेशन के अंदर आया और पुलिस वाले के सामने रखे हुए चेयर पर बैठते हुए अपनी शांत आवाज़ में बोला, मेरा बेटा कहाँ पर है और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसे सलाखों के पीछे डालने की? उसकी आवाज़ को सुनकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने मन में कहा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। लेकिन फिर उसने शांति से के साथ कहा, इस मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अभिमन्यु ओबरॉय के बेटे ऋषि ओबरॉय की और आपका भी लॉकअप के अंदर है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में उस पुलिस इंस्पेक्टर को देखते बोला, तो मैं क्या करूं कि वह कितना बड़ा बिजनेसमैन है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस शहर का मेयर हूँ? पूरा शहर मेरे हाथों में है, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे बेटे को अभी के अभी बाहर निकालो और तुम सभी की नौकरी तो मेरे हाथों से अभी के अभी जाएगी ही। इसके अलावा मैं तुम्हारा इस शहर में रहना भी मुश्किल कर दूंगा। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर उसकी तरफ बिना किसी डर के देखते हुए बोला, आज पुलिस स्टेशन में आकर मैं हमें ही धमकी दे रहा है? क्या आप नहीं जानते ये कितना बड़ा अपराध है? इसके लिए आप भी अपने बेटे के साथ सलाखों के अंदर जा सकते हैं। यह सुनते ही मेयर साहब की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वहीं उसके पीछे खड़े हुए एक आदमी ने गुस्से के साथ कहा, इंस्पेक्टर अपनी जुबान को संभाल कर, वरना तू नहीं जानता तेरा क्या हो सकता है, इसीलिए जो बोला जाए ना वह कर। जिस पर उस लड़के ने कहा, सॉरी सर, बट मैं आपके बेटे को तो नहीं छोड़ सकता। उसने किसी के साथ रेप करने जैसा संगीन जुर्म किया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्योंकि कानून की इंसल्ट करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पर मेयर साहब ने वहां पर रखी हुई नेम प्लेट को पढ़ा, सब इंस्पेक्टर विक्रांत कश्यप, जो देश को अपनी जान दे तक दे सकते थे और उसकी इंसल्ट करने वालों की जान ले भी सकते थे। वह अपनी वर्दी के लिए काफ़ी ईमानदार और जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर माना जाता था, जो किसी की भी से नहीं डरते थे। वहीं उसके अपने पापा को वहां पर देखकर वह लड़का जल्दी से चिल्लाया, पापा मुझे बाहर निकालिए, देखिए ना कैसे मुझ पर इन लोगों ने कैद कर रखा है।
यह देखकर मेयर साहब कुछ बोलते कि तभी वहां पर अचानक से ऋषि का असिस्टेंट विवान अपने साथ एक वकील को लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अंदर आया और फिर वह मेयर साहब के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फाइल को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर सोमनाथ जी, हमारे बॉस ने आपके लिए कुछ भेजा है। यह कहते उसने फाइल को उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया था जो कि सोमनाथ के पीछे खड़ा हुआ था। उसे अचानक से वहां पर आते देखकर सोमनाथ जी ने गुस्से के साथ कहा, तुम लोग हो कौन? हाँ? जिस पर विवान ने कहा, मैं ऋषि सर का असिस्टेंट विवान हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर आपको ये देने के लिए भेजा है। यह सुनकर सोमनाथ जी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने गुस्से के साथ कहा, तो तेरा बॉस है? जी है, आखिर समझता क्या है तू खुद को? हाँ, मेरे बेटे को जेल में डलवाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बोला उसे, कहाँ है तेरा बॉस? जिस पर विवान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पहले एक बार ये फाइल तो देखिए, आपके लिए ही बॉस ने भेजी है। फिर मैं श्योर हूँ कि आपको किसी को भी बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर उस आदमी ने गुस्से से उस फाइल को लेते हुए कहा, आखिर क्या है इसमें? हाँ? लेकिन जैसे ही उसने उस फाइल का पहला पेज खोलकर उसमें लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ा, वैसे ही उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने जल्दबाजी में फाइल को बंद करते हुए सोमनाथ जी ने कहा, मेयर साहब। जिस पर सोमनाथ जी ने गुस्से से उस फाइल को लेते हुए कहा, आखिर क्या है इस फाइल में जो तेरी फटी पड़ रही हुई है? हाँ? लेकिन जब उन्होंने भी वह फाइल पढ़ी तो उनकी आंखें भी अचानक से डर और खौफ से बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसमें उनका सारा काला चिट्टा था। अगर ये फाइल मीडिया या जनता में चली गई तो रातों रात वह बर्बाद हो सकते थे, जिससे उन्होंने जल्दी से उसे बंद करते हुए कहा, I'm really sorry मिस्टर विवान, I'm sorry। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। आप बस अपने बॉस को कुछ ना करने को बोल देना। वह जब तक चाहे तब तक मेरे बेटे को जेल में रख सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर विवान के चेहरे पर एक टेढ़ी सी डेविल सी मुस्कुराहट आ गई थी। साथ ही उसके पास खड़ा हुआ वकील भी मुस्कुरा रहा था। वहीं यह देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने मन में कहा, अभी तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन अब इनका चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों हो रहा है? हालांकि वह समझते थे कि इंसान अपने इरादों को दो वजह से बदलता है, पहला डर से और दूसरा अगर उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हो जाए। और यहाँ गलती का रियलाइज करना तो मुश्किल ही लग रहा था। जरूर कुछ ऐसा था इस फाइल में जिससे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वहीं यह देखकर सोमनाथ जी के बेटे नित्यम ने गुस्से के साथ कहा, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं यहीं नहीं रहने वाला। आप जानते हैं ना, ये जगह मेरे वॉशरूम से भी छोटी है। प्लीज़ बाहर निकालिए पापा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जिस पर सोमनाथ जी ने गुस्से के साथ अपने बेटे से कहा, ये सब तो तुम्हें वह काम करने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। तुमने गलती तो की है, अब उसकी सजा भी भुगतो और इन सब में मुझे घसीटना बंद करो। अपनी सजा काट कर ही घर पर कदम रखने के बारे में सोचना, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। यह और सुनकर नित्यम तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसके ही पिता थे और उसे ऐसे बोल भी सकते थे और अकेले छोड़ देंगे। जिससे उसने जोर से चिल्लाते ही हुए कहा, पापा मैं यहाँ नहीं रह सकता, बाहर निकालो मुझे प्लीज़। जिस पर सोमनाथ जी ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि विवान से कहा, मैं चलता हूँ सर। आपने बॉस को प्लीज़ मेरी तरफ से सॉरी कहना, मेरी वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो यह सब बोलते बोलते उनका ऐसा मन कर रहा था, अगर अभी सामने ऋषि होता तो वह उसकी जान ही ले लेता। आखिर उसके पास ये खबर आई कैसे? कैसे उसने इन सब के बारे में पता लगा लिया था? यही सोचते हुए वह वहां से जाने लगे थे। उनके दरवाजे पर पहुंचने के बाद विमान की आवाज आई, मिस्टर सोमनाथ जी, वह फाइल तो मुझे दे दीजिए। उन्होंने जब यह सुना तो उनकी पकड़ फाइल पर काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वहीं उनके पीछे खड़ा आदमी अपनी नजरें झुकाए हुए था। वहीं सोमनाथ जी ने बड़े ही असहाय के साथ उस फाइल को बिना मन के विवान की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए बढ़ा दिया था और फिर गुस्से के साथ अपने पैर को पटकते हुए वहां से चले गए थे। वहीं नित्य जोर जोर से सलाखों को कसकर पकड़ते हुए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके चिल्लाने से वहां पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही विवान ने अपने साथ खड़े लॉयर की तरफ इशारा किया, जिससे उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को पुलिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
इन सारी चीज़ों के साथ भी हमें मिस्टर नित्यम की रिपोर्ट करनी है। इन सब को देखते हुए इन्हें कम से कम 1 महीने के लिए जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह सुनकर विक्रांत ने वह फाइल ली और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को लाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों को सजा देने में मुझे बड़ा मजा आता है। यह सुनकर विवान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, फिर हम चलते हैं। सर, आपको इतनी रात को तकलीफ दे रहे हैं इसके लिए सॉरी। जिस पर विक्रांत ने कहा, तकलीफ की क्या बात है, देश में ऐसी गंदगी को साफ करना हमारा फर्ज है। थैंक यू सो मच। हमारी मदद के लिए आप नहीं होते तो हम नहीं कर पाते ये सब। जिस पर विवान मुस्कुराया और फिर एक नज़र उस लॉकअप में बैठे हुए नित्यम की तरफ देखकर वहां से चला गया। बेचारा नित्यम वह जैसे पागल हो गया था यह सब देखकर। लेकिन जब उसने विक्रांत को अपना डंडा उठाते हुए देखा तो वह जैसे डर से चुपचाप से बैठ गया था। लेकिन वह काफी ज्यादा गुस्से में था। वहीं उसके दोस्त अब जैसे उसे ही कोस रहे थे कि क्यों उसने उसका साथ दिया था। वैसे तो बड़े बड़े डींगे हाँकता है, अब क्या हुआ, उसके आगे इसके बाप की भी नहीं चल रही थी। वहीं यह सुनकर नित्यम गुस्से और नफरत से जल रहा था। वहीं वह हॉस्पिटल में ऋषि सृष्टि के पास ही रहा था। सृष्टि ने उसे जाने को बोला था लेकिन वह जैसे वहां से कहीं जाने के मूड में ही नहीं था। उसने उसकी बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया था और बस फोन को चलाए जा रहा था और स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से सृष्टि को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फर्ट फील हो रहा था। लेकिन वह लगातार भागने और काम करने की वजह से वह बुरी तरीके से थक चुकी थी। उसकी आंखें जैसे नींद की वजह से बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बार बार खुद को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं ऋषि ने अपनी आंखों को हल्के किनारों से उसकी तरफ एक नज़र चुपके से देखा। उसे समझ आ रहा था कि वह सोने वाली है, जिसकी वजह से वह उसके पास जाकर बैठ गया था। और वह जैसे ही उसके पास बैठा वैसे ही अचानक से सृष्टि का सिर उसके कंधे पर आ गया था, जिस वजह से ऋषि ने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो वह उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। यह देखकर वह अपनी जगह पर ही शांति से बैठा रहा, जैसे वह उसकी बिल्कुल भी नींद को खराब नहीं करना चाहता था। सुबह का वक्त सृष्टि की आंखें खुली, उसे महसूस हुआ कोई कोई उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। जिसने उसने अपना सर उठाकर देखा तो अपना सर बेंच पर टिकाए हुए ऋषि अपनी बड़ी बड़ी लंबी पलकों को बंद किए हुए शांति से सो रहा था। उसका चेहरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा साइन और ग्लो कर रहा था, जिसकी वजह से वह उसके चेहरे से बुरी तरीके से खो चुकी थी। उसके माथे पर लंबे हल्के काले बाल बिखरे हुए थे। उसके पतले होंठ और उसके अट्रैक्टिव जो लाइन जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और उसकी तरफ खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर से सूरज की हल्की किरणें निकल रही हों, जो चारों तरफ उसकी खूबसूरती को बिखेर रही थी। सृष्टि जैसे उसकी हैंडसम और हॉटनेस में पूरी तरीके से खो गई थी। तभी ऋषि ने अपनी गहरी और काली आंखों को खोलकर सृष्टि की तरफ देखा और जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों ही जैसे एक दूसरे की नज़रों में ही खो से गए थे। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली तो दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए थे। लेकिन फिर अचानक से सृष्टि जल्दी से हड़बड़ा गई और उसे दूर हो गई थी। वहीं ऋषि की नज़र जब उसके चेहरे पर गई तो उसने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में ले लिया और फिर अपने काफ़ी करीब कर लिया। वहीं यह देखकर अचानक से सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और सब ऋषि को अपनी हैरानी के आंखों में देखने लगी थी। अचानक से उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। आखिर वह इतना करीब जो था, उसका हैंडसम चेहरा जैसे उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपनी नज़र हटा भी नहीं पा रही थी। वहीं ऋषि की नज़रें तो उसके चेहरे पर आए हुए थप्पड़ के निशान पर थी। सृष्टि के चेहरे पर उन थप्पड़ों के लाल निशान बन रहे थे, जिसे देखकर ऋषि की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर सृष्टि अचानक से अपने सेंस में आते बोली, क्या हुआ? जिस पर ऋषि ने उसे छोड़ दिया और फिर उससे दूर हो गया। उसने अपने इस गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर निशान पड़ गए हैं, इस पर दवाई लगानी होगी। यह सुनकर सृष्टि ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, ओह यह कहते हुए वह इधर उधर देखने लगी थी, जिस पर ऋषि ने वहां के माहौल को बदलने के लिए कहा, उठ गई तुम? जिस पर सृष्टि को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि वह उसके हल्के से कहा,
थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी तुम पर जो कल रात मैंने पार्टी में गुस्सा जो किया था, जिस पर ऋषि ने अपने कंधे को थोड़ा सा मसला, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे होने की वजह से उसके कंधे में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अकड़न सी आ गई थी। उसको अपने कंधे को मसलते हुए देखकर सृष्टि को थोड़ा सा बुरा भी लगा था। लेकिन फिर ऋषि ने अपने कंधे को थोड़ा मसलते हुए कहा, ये सॉरी और थैंक यू बोला बंद करो। तुम्हारी दादी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। यह सुनकर सृष्टि अचानक से खड़े होते बोले, क्या सच में? किस तरफ है दादी मेरी? जिस पर सरसी ने कहा, वार्ड नंबर 1004। यह सुनते ही सृष्टि जल्दी से खुशी के साथ कहा, थैंक यू आज रात के लिए, मुझे बिल्कुल अकेला न छोड़ने के लिए भी। यह बोलते हुए वह वहां से वार्ड की तरफ जल्दी से भाग गई थी। वहीं ऋषि उसे जाते हुए देख रहा था और फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर कुछ सोचकर विवान को एक मैसेज किया और फिर वह जल्दी से सृष्टि के पीछे पीछे उसके साथ ही जाने लगा था। वहीं सृष्टि जैसे ही वार्ड के बाहर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि ये तो वीआईपी एरिया था। लेकिन कैसे? उसने तो लोकल एरिया में ही दादी को शिफ्ट करने को कहा था और उसके पास बस इतना ही बजट था, फिर यहाँ पर कैसे? और वीआईपी खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे लगा जरूर स्टाफ से कोई गलती हुई होगी, जिससे वह जल्दी से वहां से जाने ही वाली थी कि उसके पीछे पीछे आ रहे ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सही जगह आई हो। ये मैं नहीं किया है, मैंने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सृष्टि ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन तुम्हें ये सब क्यों किया? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरी हेल्प करे। जिस पर ऋषि ने उसकी तरफ 2 मिनट तक देखता रहा और फिर उसने धीरे से इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने ऐसा फ्री में तो कुछ भी नहीं किया ना, इसलिए ये सोचो कि बस मैंने तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे वापस कर देना। मैं भी किसी का एहसान नहीं रखता। वहीं यह सुनकर सृष्टि सोच में पड़ गई थी। फिर उसने कहा, फिर ये सही है, मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से वापस कर दूंगी। वह भी अपनी दादी को हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ और सुविधा देना चाहती थी, जिस वजह से उनके इलाज में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन ऋषि की बात को सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई थी। वहीं ऋषि ने आगे कहा, अब चलो मिलना नहीं क्या? जिस पर वह दोनों ही दादी के रूम की तरफ पहुंचे, जहाँ का दादी को पूरा सर पट्टी से बंधा हुआ था। उनका चेहरा बिल्कुल बेजान सा था। वह अभी भी कोमा में थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क को लगाया हुआ था, साथ ही कुछ और एंक्स्यूमेंट भी लगे हुए थे। उन्हें देखकर सृष्टि थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। वहीं यह देखकर ऋषि बाहर चला गया था। वहीं सृष्टि दादी के पास रखी चेयर पर बैठ गया था और फिर उसके उसके हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, दादी आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मेरी शादी के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगी। जानती हूँ बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन मैं क्या करती दादी, मैं मजबूर थी। मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। प्लीज़ दादी, जल्दी से होश में आ जाइए। आपकी बच्ची की आपको बहुत ज़रूरत है। वह काफ़ी सारी दादी से ही बातें कर रही थी, लेकिन उसकी दादी किसी बेजान से पुतले की तरह बेड पर लेटी हुई थी। वहीं ऋषि के असिस्टेंट उसके लिए नाश्ता ले आया था। काफ़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, जिसकी वजह से सृष्टि ने अपने आंसू को जल्दी से साफ किया। तभी ऋषि रूम के अंदर आया और टेबल पर नाश्ते को रखते हुए कहा, आइए नाश्ता कर लीजिए, साथ ही आइस पैक अपनी गालों पर लगा लेना, जिससे थोड़ा दर्द कम होगा। वहीं सृष्टि ने जब ये देखा तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी? हालांकि उसे सच में नहीं लगा था कि वह इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक रात में ही उसकी सारी राय जैसे उसके प्रति बदल सी गई थी। लेकिन फिर उसने वापस से मना करते हुए कहा, थैंक यू मेरी इतनी मदद और केयर करने के लिए, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत कर लिया है, अब मेरे लिए मत करो। जिस पर ऋषि उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने नाश्ते को निकालते हुए कहा, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? तुम्हें भूख लगी होगी ना, या नहीं लगी हो? मुझे बहुत भूख लगी है और इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खाना है तो खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहा हूँ, इसके लिए ट्रीट तो देना चाहिए था ना। इसलिए हॉस्पिटल के बिल के साथ साथ इसका भी बिल पे कर देना, ओके?
वहीं यह सुनकर सृष्टि उसकी तरफ अपना मुंह खोले देख रही थी। उसकी नज़र उसके नाश्ते पर गई जिसमें उसने बहुत कुछ मंगाया था और साथ ही काफ़ी महंगा भी था। क्या ये लड़का उसे कंगाल बनाना चाहता था क्या? और सच में, और कितना ज़्यादा घमंडी है और रूड भी था। क्या सच में वह उसके सारे पैसे को साथ ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था? जो इतनी महंगी महंगी डिशेस को उसने ऑर्डर किया था और लेकर आया था, वह वहाँ पर रखी हुई सारी डिशेस को देख रही थी, जिस पर ऋषि ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, मैं वो मंगा दे रहा हूँ। और ये लगा लो, उसने आइस बैग को उसकी ओर बढ़ा दिया था। वहीं यह सब सुनकर सिस्टर ने जल्दी से कहा, बस करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इतना सारा खाना कितने लोगों के लिए लेकर आए हो? जिस पर ऋषि ने उसे देखते हुए कहा, बस हम दोनों के लिए। जिस पर सृष्टि ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ फिर इतना खाना लाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सच में, तुम अमीर हो तो क्या सच में खाने की वैल्यू